जय हिंद फ्रेंड्स। कैंडिडेट चॉइस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। और आज हम लोग इस पॉलिटी के जो लेक्चर स्टार्ट किए थे हम लोगों ने स्टार्टिंग फ्रॉम प्रीएम्बल, उसी को आगे बढ़ाते हुए एक उसी श्रृंखला में एक नया लेक्चर ऐड करने जा रहे हैं जिसका नाम है पार्ट्स एंड शेड्यूल्स। तो हाँ, ये काफी लोगों को ये लेक्चर पहले से पता होगा या बहुत इजी टॉपिक लगता होगा। जी हाँ, ये आज का टॉपिक काफी इजी है क्योंकि इसमें लर्निंग वाली चीजें ज्यादा हैं। कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम यहीं पे लर्न कर लें और साथ ही साथ हम लोग इन जो आने वाले एग्जाम्स में हैं वो इसके किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो जरूर इसमें डिस्कस कर लें। तो जो बच्चे पहली बार आए हैं वो ये जान लें कि मेरा नाम वरुण है, मैं आपको यहाँ पे जीएस पढ़ाता हूँ इस चैनल पर। और हाँ, हम लोग सभी एग्जाम्स की अच्छी तरीके से तैयारी जिसमें जीएस आता है उसमें करते हैं, स्पेशली फॉर डिफेंस एग्जाम्स। तो आज का लेक्चर है पार्ट्स एंड शेड्यूल का। जो लोग नए आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करके जरूर जाएं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बहुत मेहनत लगती है सब लेक्चर्स को बनाने में और आपके लिए भी ये वैल्यूएबल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पार्ट्स एंड शेड्यूल को। तो आइए इस लेक्चर को की स्टार्टिंग करते हैं। पार्ट्स एंड शेड्यूल, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है बगल में बहुत न्यू पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग बनी हुई है साथ में, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, कंप्लीट लिस्ट 139 ये सब लिखा हुआ है इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। अब ये बात आती है कि पार्ट्स एंड शेड्यूल होता क्या है। सबसे पहले मेन बात तो यही है कि पार्ट्स एंड शेड्यूल बाबू है क्या। तो चलो एक बार जान लेते हैं। हम लोगों ने कहा, जैसे अब कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था जब हम लोग प्रियम्बल पढ़ रहे थे कि प्रियम्बल में हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार मिलती है 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार मिलती है और उसके बाद फिर आगे इसकी पूरी कार्रवाई चलती है। ऑलमोस्ट 11 सेशंस होते हैं इसके पूरे इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। तो क्योंकि इतने सारे सेशंस होते हैं तो एक बहुत ही मोटा सा हष्टपुष्ट सा इंडिया की जनता के लिए, इंडिया की पॉपुलेशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन कर दिया जाता है। वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन काफी बड़ा सा है। समझने के लिए समझा रहा हूं, ऐसा मैं समझना कैसे हुआ था। ठीक है, तो समझने के लिए हम ये जानना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम लोग समझ रहे हैं पार्ट्स को। ठीक है, पार्ट्स क्या होता है, हिंदी में इसको भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। ठीक, तो हमने कहा कि बहुत हष्टपुष्ट सा मोटा ताजा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने तैयार कर दिया जहां पे सभी वर्गों के लोगों के लिए स्थान था, सभी संप्रदाय के लोगों के लिए स्थान था। तो अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमको क्या करना था कि अब पता लगा, हमसे पूछा गया कि कौन से प्रोविजंस कहां लिखे हैं, स्टेट के बारे में कहां लिखा है, यूनियन के बारे में कहां लिखा है। तो इस पूरी किताब को छांटना पड़ रहा है, पता लगा हमको। ठीक है, इस पूरी किताब में से हमको ढूंढना पड़ रहा है कि यहां है कि यहां है कि यहां है, कहां पर है, ये हमको पूरा ढूंढना पड़ रहा है। तो इसके बजाय हम लोगों ने क्या किया, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जो बच्चे तैयारी करते हैं वो क्या करते हैं, स्लिप्स लगा देते हैं बीच में ना, कि यहां से यहां तक इतने पेज नंबर तक ये है, यहां से यहां तक फंडामेंटल राइट है, यहां से यहां तक डीपीएसपी है। सेम उसी तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में भी किया गया है और इस कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किसमें? पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट्स का मतलब ये नहीं हो कि बुक के टुकड़े 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 कर दिए, बट द मेन जो इसका पर्पस ये था कि इसको डिस्टिंग्विश किया जा सके। क्या किया जा सके? डिस्टिंग्विश किया जा सके कि कहां पर कौन सी चीज पहले लिखी है, कौन सी चीज बाद में लिखी है, किसका कौन किसके बाद आता है। तो इसी तरीके जो आर्टिकल्स हैं उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया हुआ है। ठीक है, तो वही चीजें आज हम लोग पार्ट्स को यहां पर पढ़ने वाले। जब शेड्यूल पे आएंगे तो हम लोग शेड्यूल की बात कर लेंगे कि शेड्यूल का मतलब क्या होता है। तो ऐसे ही हम लोग हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी कि हमारे यहां 22 भाग हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि हमारे यहां कितने पार्ट होते हैं। तो देखो, एक चीज इंपॉर्टेंट आप लोग सभी समझ लीजिएगा। कई जगह आपको मिलेगा 24 है, 25 है, कुछ नहीं, 22 पार्ट है बाबू। दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल दिमाग यूज मत करिए। 22 याद कर लीजिए, दो प्यारे प्यारे नंबर हैं, 2 और 2। क्या है? 2 और 2, 2 और 2 कितने पार्ट्स हैं? 22 पार्ट हैं, यानी कि 22 भाग हैं हमारे यहाँ। कुछ लोग क्या करते हैं, उसके जो सब डिविजन्स हैं उसको भी कैलकुलेट करके बताते हैं। सर नहीं, एक्चुअली ऐसा है ना सर कि जो पार्ट 4 है उसमें डीपीएसपी ऑफ पार्ट 4 ए भी इंक्लूड हो जाता है। फिर सर जो पार्ट 9 है उसमें भी ए बी है, तो सर उसको भी इंक्लूड करें। कुछ मत करो, जस्ट 22 पार्ट आंसर आप टिक करेंगे। ठीक है, एनडीए वगैरह में ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आ जाता है कि कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, अब हमको पढ़ना क्या है इसमें? मुद्दे की बात तो ये है ना कि पढ़ना क्या है भाई हमको। तो हमें पार्ट्स याद करने की भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में कितने जो पार्ट्स हैं उसमें कौन से पार्ट में 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, सो ऑन 22 में क्या है।
ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। अब हम क्या करें, क्या 2200 याद कर लें भाई? 22 याद करने का मतलब यानी कि 22 मेमोरी स्लॉट्स बनाना दिमाग में कि 22 22 22 कैसे याद होंगे, तो हम ये नहीं करते। हम लोग ये करते हैं कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पार्ट्स याद कर लेंगे बहुत आराम से, ठीक है। जो जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो पार्ट्स याद कर लेंगे, बाकी हमें कोई टेंशन नहीं रहेगी उतनी। क्योंकि होता क्या है, अक्सर इसके क्वेश्चन जो है वो किस में आते हैं, मैच द फॉलोइंग में आते हैं। मैच द फॉलोइंग में अब यहाँ पार्ट दे देगा, यहाँ कहेगा ये पार्ट दे रखा है और ये कह रखा है कि प्रोविजंस लिख लो, या जो भी इसमें कहा जाएगा कि इसे मैच करना है। तो यहाँ पे दे रखा है पार्ट 1, यहाँ पे कुछ लिख रखा है पार्ट 2 मैच करो, पार्ट 9 मैच करो। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जरूर जरूर बनता है। तो चलो कुछ पॉइंट्स पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इन पार्ट्स पर आते हैं, किस पार्ट में क्या है। देयर आर टोटल 22 पार्ट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कितने पार्ट हैं? 22 पार्ट हैं टोटल, जो हम लोग ने अभी बात भी करी थी। 22 पार्ट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। टोटल ऑफ 470 आर्टिकल्स, 470 आर्टिकल्स। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल यहां पे हो जाता है कि टोटल आर्टिकल कितने हैं, तो अक्सर ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम में नीचे नहीं पूछा जाता है, क्योंकि होता क्या है, जैसे कि पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाबू कैसा है, फ्लेक्सिबल है। तो इसमें चीजें एड ऑन होती रहती हैं। क्या होती रहती है? एड ऑन होती रहती है। एड ऑन का मतलब ऐड की करी जाती है। 21 था 21 ए ऐड हो गया, हाँ 39 था 39 ए ऐड हो गया, 300 था 300 ए ऐड हो गया। मतलब ए बी सी डी, ये तो ए बता रहा हूं, ए बी सी डी भी ऐड हो रहा है। अब आर्टिकल 19 है, ए बी सी डी एफ इतना एक लंबा है, तो क्या सबको एक एक आर्टिकल माने? तो इसी हिसाब से आप ये मत कंट्रोवर्शियल बात में पैदा हो जाती है कि कितने आर्टिकल हैं टोटल। तो अभी हम लोग जब ओरिजिन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का तब कितने थे वो पढ़ लेते हैं, बाकी सब तो एड ऑन होता रहता है। तो ये हमसे बहुत डायनेमिक क्वेश्चन हो जाता है, ये हमसे ज्यादातर नहीं पूछा जाता। बट स्टिल अभी के लिए आपको ये बता दूं, एज पर लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसमें ये 470 आर्टिकल्स का वर्णन है, 470 आर्टिकल्स को वो मानते हैं, ठीक। तो अभी तक हमने पढ़ा 22 पार्ट 470 आर्टिकल्स, या इसको भी अभी रहने दो, ठीक। नेक्स्ट पर आओ। व्हेन इट वाज इनैक्टेड इट कंटेन्ड 395 आर्टिकल्स। जब ये इनैक्ट किया गया, यानी कि हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन को किस तारीख को लिया, कंप्लीट हो गया था लिखना 26 नवंबर 1949। मैंने बात करी थी प्रियम्बल के नीचे कौन सी डेट है, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। और हमने रिपब्लिक कब मनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को, है ना। तो जब ये इनैक्ट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इनैक्ट हुआ, तब हमारे पास कितने आर्टिकल थे बच्चा? तब हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे, क्लियर है। और 22 पार्ट्स थे, कितने थे? 22 पार्ट्स थे हमारे पास और 395 आर्टिकल्स थे। 8 शेड्यूल हुआ करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि आज हमारे पास 22 पार्ट तो हैं, ठीक है। आर्टिकल 395 से बढ़कर अप्रोक्स 470 पहुंच चुके हैं, यानी कि आप अप्रोक्सीमेटली देखिए 75 आर्टिकल्स बढ़ चुके हैं, ठीक। विद उस टाइम 8 शेड्यूल हुआ करते थे, कब? जब इनैक्ट किया था। अब कितने हैं? 12 शेड्यूल हैं। कितने हैं बच्चे? 12 शेड्यूल, यानी कि 8 से 12 बच गया है, यानी कि 8 से 4 शेड्यूल और ऐड कर लिए हैं हमने कि 1950 से लेके 2024 तक। तो हमने कितने शेड्यूल ऐड कर लिए हैं? 4 और शेड्यूल ऐड करके 12 शेड्यूल टोटल क्रिएट कर लिए, ठीक है। अभी किस शेड्यूल में क्या है इस लेक्चर में पूरी बात करेंगे हम लोग, परेशान होने वाली चीज नहीं, और याद भी आज ही करेंगे। सबसे पहले आता है पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या मेंशन है? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी कि कौन से स्टेट्स हैं, कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं, ये किसमें मेंशन है? पार्ट 1 में मेंशन है। इस लेक्चर में केवल बेटा यही क्वेश्चन आता है, किसमें क्या है। तो सबसे पहले क्या बनेगा? स्टेट ही ना बनेगा। सबसे पहले क्या बनेगा? स्टेट का ओरिजिन होगा। तो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो है वो पार्ट 1 में हमारे हमेशा मेंशन रहती है। सेकेंड इज सिटीजनशिप। क्या है? सिटीजनशिप। क्या है? सिटीजनशिप। पार्ट 2 में क्या है? सिटीजनशिप है। पार्ट 2 में क्या है? कैसे सिटीजनशिप आएगी, कैसे सिटीजनशिप जाएगी, कौन कौन से क्लॉजेस हैं। सिटीजनशिप के ऊपर अब क्वेश्चन आने लग गए हैं। अभी हम लोगों के पास ज्यादातर सिटीजनशिप के ऊपर भी क्वेश्चन बनने लग गए हैं, पहले नहीं बनते थे अब, ठीक है। अब हम लोग के रिसेंट एग्जाम ट्रेंड्स में हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि अब वो टॉपिक बच्चे छुए जा रहे हैं ना, जो लोग छोड़ के जाते थे। पंचायत के ऊपर बन रहे हैं, ठीक है ना। पंचायत या लोकल गवर्नमेंट आप कह सकते हैं इसको, आप अपने में इसको लोकल गवर्नमेंट लिख लीजिए, पंचायत कह लीजिए, मगर महापालिका कह लीजिए, ठीक है। तो उस पे पार्ट 1 में क्या था? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। पार्ट 2 में क्या है? सिटीजनशिप। एक ट्रिक बताऊंगा तो हम लोग को एटलीस्ट ये स्लाइड तो अभी याद होने वाली है।
थर्ड इज, एक शॉर्ट भी मैंने इस पे बनाया हुआ है, जरूर देखें उसको, इस उस शॉर्ट को, कि उसमें कैसे हम लोग पहले की 6 पार्ट याद कर लेते हैं। बहुत पुरानी ट्रिक है, बाबा आजम के जमाने चली आ रही है और वही काम आ जाएगी। पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मौलिक अधिकार। इसके बाद वाला लेक्चर हम लोग इसी पे पढ़ेंगे, ठीक है। मौलिक अधिकार कहते हैं हम लोग उसको, यानी कि पहला हो गया स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, सेकंड इज सिटीजनशिप, थर्ड हो गया हमारा फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट आता है फोर्थ। फोर्थ हमारा क्या कहता है? हमारा फोर्थ कहता है डीपीएसपी। क्या कहता है? डीपीएसपी। क्या कहता है? डीपीएसपी, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं राज्य के नीति व निर्देश, या हिंदी में इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि वो सिद्धांत जो राज्य के नीति व निर्देश, यानी कि वो निर्देश जो राज्य के नीतियों को निर्देश करें, यानी कि डायरेक्ट करें, बताएं कि क्या होने चाहिए, उसको हम लोग डीपीएसपी कहते हैं। बहुत बेसिक से लेकर मैं चल रहा हूं, मान रहा हूं आपको नहीं पता है कुछ, ठीक है। नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी यहां पे पार्ट 4A लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ए। तो यानी कि जहां आप ये समझिए, देखो ये जो पार्ट्स हैं, शेड्यूल्स वगैरह ना, दिस इज नंबरिंग, कुछ नहीं है, ये नंबरिंग है कि इसमें ये, इनका ऐसा नहीं है कि पहले पर यही रखना था, सेकंड पे ये रखना था, ऐसा नहीं। दे हैव नंबर्ड द थिंग्स। कैसे किया है? नंबरिंग कर दी है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज अभी आप देख रहे हैं कि 4A में है, तो इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं इसको घुसेड़ा गया है, कहीं ना कहीं से इसको एड ऑन बाद में किया गया है, तभी इसमें ए डालना पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज फिफ्थ आता है द यूनियन। यूनियन मतलब संघ, संघ मतलब, या केंद्र सरकार इसमें लिख लीजिए, केंद्र, ठीक है, केंद्र लिख लीजिए इसको। और सिक्स्थ आता है हमारा स्टेट, यानी कि राज्य। अभी एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था, सर यहां भी स्टेट्स पढ़ाया, यहां पे भी पार्ट 6 में भी आप स्टेट्स बोल रहे हो, ऐसा क्यों? रीजन बीइंग, वहां पर स्टेट्स का मतलब है कि हमारे जो बाउंड्रीज हैं, वहां पर यूनियन टेरिटरीज क्या है। यहां स्टेट का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट से। क्या मतलब है? स्टेट गवर्नमेंट से मतलब है, यहां पे हमें यहां पर गवर्नमेंट से मतलब है। यहां पर यूनियन यानी कि केंद्र शासन से मतलब है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब है। तो दिस इज द डिफरेंस। यहां पर बाउंड्रीज डिसाइड हो रही हैं, यहां पर क्या है? बाउंड्रीज डिसाइड हो रही है। कितना बड़ा बिहार रहेगा, कितना बड़ा तेलंगाना रहेगा, कितना बड़ा आंध्र प्रदेश रहेगा। क्लियर है? तो सबकी बाउंड्री डिसाइड होनी चाहिए। सबसे पहले बाउंड्री डिसाइड की, फिर हमने बोला सिटीजनशिप हम किसको देंगे, उसके बाद हमने बोला फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार किसके किसके होंगे। फोर्थ हमने बोला डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देश क्या होंगे। फिर हमने कहा फोर्थ ए का मतलब हो गया हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, फिफ्थ हो गया द यूनियन यानी कि केंद्र सरकार, और सिक्स्थ हो गया यानी कि स्टेट, यानी कि स्टेट सरकार, यानी कि राज्य सरकार, यानी कि योगी जी मोदी जी टाइप वाला, ठीक है। अब इसके लिए एक बहुत प्यारी सी ट्रिक हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, ठीक। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। यू से यूनियन, यूनियन मतलब यूनियन टेरिटरीज लिखो यहां पे, ठीक है। यू से हो गया यूनियन टेरिटरीज, क्या हो गया? यूनियन टेरिटरीज। सी से हो गया सिटीजनशिप, सी से क्या हो गया? सिटीजनशिप। नेक्स्ट इज एफ से हो गया फंडामेंटल राइट्स, डी से हो गया डीपीएसपी, एफ से हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज, और यू से हो गया हमारा यूनियन, और एस से हो गया हमारे स्टेट्स। क्लियर है? तो यानी कि यहां पर हमने देखा कि यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, यू फॉर यूनियन टेरिटरीज, कैन से सिटीजनशिप, एफ से फंडामेंटल राइट, डी से डीपीएसपी,
F से फंडामेंटल ड्यूटी, U फॉर स्टेट, S फॉर U फॉर यूनियन एंड S फॉर स्टेट हो गया। ठीक है, तो मतलब देखो कुल मिला के क्या था, यहां से हमने देखा ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया, ये पार्ट 3 हो गया, ये पार्ट 4 हो गया, ये पार्ट 5 नहीं है, ये पार्ट 4A है। क्या है? पार्ट 4A है। ये हो गया पार्ट 5 और ये हो गया पार्ट 6। तो यानी कि इस पूरी ट्रिक से हम लोगों ने क्या सीख लिया? हम लोगों ने पार्ट 1 से लेकर 6 की पूरी ट्रिक सीख ली। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, आपके एग्जाम में आए पार्ट 5 में क्या दे रखा है, तो हमने कहा यू कैन फ्लाई डायरेक्टली। अब फ्रॉम जो है वो 4 में रखिएगा, फ्रॉम यूएस। क्या? यू से आ गया यूनियन। क्लियर है? आराम से हो जाएगा, कोई गल नहीं है जी। चलो, यस, ये तो हमारा हो गया। अब नेक्स्ट आता है, अब हमने देखो 6 के बाद सीधा हम 9 पर जंप किए। 7 8 उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो आपको पढ़ाया है उसमें मैं 7 8 नहीं पढ़ा रहा हूं। रीजन बीइंग कि हमारे दिमाग की मेमोरी हम क्यों खर्चा करें जब ये पूछे नहीं जाते। ठीक है, जो पूछे जाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। पार्ट 9 आता है हमारा पंचायत से। किससे आता है? पंचायत से। तो बहुत अच्छी तरीका पता है क्या है याद करने का, मैं कैसे बच्चों को याद कराता हूं। पार्ट 9 कैसा लिखा है? ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं, एक आप रीजनिंग में मैं पढ़ाते होंगे सर, तो ये कैसे बनेगा? ऐसे। यानी कि 9 का क्या बनेगा? पंचायत बनेगा। 9 का क्या बनेगा? पंचायत बनेगा। यानी कि 9 से हम पंचायत याद रखेंगे। 9 से क्या रखेंगे? पंचायत। 9 पंचायत, 9 पंचायत, पी 9 पी 9 पी 9 पी। क्लियर? चलो, मुद्दा इसमें पता है मेन यही है कि हमको याद करना है। इस वाले में समझने वाले में जिसमें होगा उसमें समझाऊंगा ज्यादा। नेक्स्ट कम्स हमारा आता है 9A, दैट इज कॉल्ड म्यूनिसिपैलिटीज। क्या आता है? म्यूनिसिपैलिटीज। म्यूनिसिपैलिटी 9A हो गया। 9B क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये आप देख रहे होगे ये लोग जबरदस्ती घुसेड़े गए हैं 9A और 9B दोनों। ठीक है, पहले पार्ट 9 ही था, फिर 9A 9B हो गया। क्लियर है? 9A 9B इसमें इंक्लूड किया गया। तो हमने यहां पर क्या समझ लिया कि पार्ट 9 क्या है? पंचायत। 9A म्यूनिसिपैलिटी, 9B क्या हो? कोऑपरेटिव सोसाइटी। हम लोगों ने पढ़ा लोकल गवर्नमेंट होती है। हम लोग क्या पढ़ते थे? लोकल गवर्नमेंट। हम लोगों ने एक बार पढ़ा था कि यूनियन गवर्नमेंट होती है, यानी कि मोदी जी वाली भैया। स्टेट गवर्नमेंट होती है, यानी कि योगी जी वाली भैया। मतलब ये यूपी वालों के लिए बता रहा हूं। बाकी अपने स्टेट में आपके हेमंत बिस्व शर्मा भी हो सकते हैं, आपके एकनाथ शिंदे भी हो सकते हैं, केजरीवाल भी हो सकते हैं, है ना? तो इस मनोज यादव जी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, स्टेट यहाँ पे मैं यूपी के रिस्पेक्ट में योगी जी बता रहा हूँ। ठीक, यूनियन हो गया, स्टेट हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गई। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो होता है वो गांव में क्या होता है? पंचायत होती है। ये आर्टिकल 243 में दे रखा है। किसमें? 243 में। कई बार ये पूछता है क्वेश्चन, तो लिखते जाना। पंचायत किस में दे रखा है? पंचायत की जो सब्जेक्ट्स हैं वो आर्टिकल 243 में दे रखा है। आर्टिकल 273 में भी 243 में भी 243 से लेकर 243 ओ तक, 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायत के सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। और ठीक है, और फिर क्या बचता है? 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। ये किसके सब्जेक्ट हैं? ये म्यूनिसिपैलिटी के सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। ठीक है, 243 से लेकर ओ तक। ओ पालनहारे, वो गाना सुना होगा, वो किसमें? गांव में गाया जाता। तो पंचायत से याद रखेंगे ओ। अभी डीपीएसपी पढ़ेंगे, उसमें भी एक ट्रिक बताऊंगा। ऐसे ही फिर हमने याद किया पी से लेकर जेड जी तक। ठीक है, पी से लेकर आप में से कई सारे लोग पीजी में रहते होंगे। कहां? शहरों में पीजी में रहते होंगे, तो कैसे याद करेंगे? पी जी पी जी पी जी पी जी। ठीक, ऐसे याद रखना। चलो, अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कौन सब्जेक्ट किसमें, वो अलग की बात होगी। तो ये हमने पार्ट 9 कंप्लीट यहां पे कर लिया। फिर आता है पार्ट 15। क्या आता है? इलेक्शंस। क्या आता है? इलेक्शंस। यानी कि इलेक्शंस किसमें दिए हुए हैं? वो पार्ट 15 में दिए हुए हैं। पार्ट 15 में इलेक्शंस दिए, कैसे याद करोगे भाई? ABCD E हो गया। पार्ट 1 2 3 4 5, यानी कि ई जो है, ई का नंबर ही 5 होता है। तो हम लोग कैसे याद करेंगे? पार्ट 15 जो है वो किसमें है? इलेक्शंस। क्लियर? ऐसा याद करनी है। पार्ट 15 में 5 आता है, 5 मतलब इलेक्शन होता है, तो सीधा हमने क्या कर लिया? इलेक्शन से याद कर लिया। 16 आ गया। 16 क्या है?
सॉरी 16 आ गया, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग सर्टेन क्लासेस, यानी कि कुछ क्लासेस को लेके कुछ स्पेशल प्रोविजन है वो हमको देखने को मिलते हैं पार्ट 16 में। जैसे अब ये कैसे याद करेंगे, स्पेशल लिखा है वर्ड, क्या लिखा है, स्पेशल वर्ड लिखा है। अब देखो पार्ट 16 है ना, 16 नंबर खुद में एक स्पेशल नंबर है। बोलो क्यों सर, मैंने कहा ये 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो स्पेशल नंबर हुआ, 4 का स्क्वायर यानी कि स्पेशल नंबर यानी कि 16 हुआ, तो यानी कि हमने कहा है इसको स्पेशल प्रोविजंस किसमें दिए हुए हैं, दैट इज गिवन इन पार्ट 16। क्लियर हो गई यहां तक बात, तो हमने 1 से लेकर 6 तक पार्ट पढ़ लिया, 9 और 15 और 16 पढ़ लिया। अब एक दो पार्ट हम लोग और पढ़ेंगे, बस उसके बाद पार्ट्स खत्म हमारे। 17 लैंग्वेजेस, 17 लैंग्वेजेस। एक मेक जोक ऑफ आता है, एक मेक जोक ऑफ आता है, अगर आपने सुना होगा, कहता है लैंग्वेज बहुत खराब है भाई साहब आपकी, सुधारिए इसको थोड़ा। कहता है ना लैंग्वेज बहुत खराब भाई साहब आपकी, सुधारिए इसको थोड़ा। तो यानी कि जो 17 है, यानी कि 17 साल की उम्र में आप जस्ट एडल्ट होने वाले होते हो और लैंग्वेज बहुत खराब होती है। अरे इसकी होता है क्या, कैसे होता है, इसकी डैश का डैश, ठीक है, यहां पर एक कोई रिलेशन होता है, आप खूब गालियां देते हैं इसका, और यहां पर कोई एलिगेंट बॉडी पार्ट होता है ना, इसकी डैश का डैश, इसकी भाई का डैश, इसकी ऐसे करके, है ना, ये वर्ड यूज करते हो आप लोग। तो कितनी उम्र में यूज करते हो, 17 साल की उम्र में, जस्ट एडल्ट होने वाले हैं 18 के, अब तो आम भैया एडल्ट होने वाले हैं, तो लैंग्वेज हमारी खराब हो जाती है। तो इस तरीके से लैंग्वेज किसमें है, पार्ट 17 में, ठीक है। चलो इस तरीके से याद करना, इसके बहन का भाई ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन वहां पे क्या था, पहले में रिलेशन था, दूसरे में एलिगेंट बॉडी पार्ट है, याद रखना। 18 आ जाता है इमरजेंसी प्रोविजंस। क्या है, इमरजेंसी प्रोविजन, यानी कि 18 के हो गए भैया, जीवन में एडल्ट हो गए, बचपानी नहीं रख सकते, तो जहां जीवन में क्या लग गई है, इमरजेंसी लग गई है। क्या लग गई है, इमरजेंसी लग गई है, ठीक है। अमेंडमेंट पार्ट 20 अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मैंने आपको उसी दिन कहा था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है कैसा है, फ्लेक्सिबल है। कैसा है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये हो गया कि हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो वो कौन सा आर्टिकल था जिसके थ्रू हम इसको चेंजेस कर सकते हैं, आर्टिकल 368, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 368 के थ्रू हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये कौन से पार्ट में दे रखा है, तो पार्ट इज 20, पार्ट इज 20। ये जो है हमने जो अमेंडमेंट करने की प्रथा ली है या इसका तरीका लिया है, वो हमने कहां से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है। साउथ अफ्रीका से बारे में आपको भी याद होगा कि हम लोगों ने 12 चीते मंगाए थे, 12 चीते मंगाए थे साउथ अफ्रीका से, है ना। 12 एनुअल चीते हम लोगों को मंगाने का था, क्योंकि चीता खत्म हो गए थे हमारे यहाँ से, और इनको कहाँ रखा गया था, कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था। और कूनो नेशनल पार्क कहां पर है, मध्य प्रदेश में, और ये सबसे ओल्डेस्ट पार्क है। सॉरी नहीं, ओल्डेस्ट आपका कान्हा है, ठीक है, कान्हा किसली। तो कूनो नेशनल पार्क में इसको रखा गया था। मतलब ये कहां पर है, कूनो कहां पर है, ये है मध्य प्रदेश में। कहां है, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के अभी रिसेंटली चुनाव हुए थे, याद होगा आपको। चल, तो हम लोगों ने यहां पर यहां तक क्या पढ़ लिया, सारे पार्ट्स हम लोगों ने कर लिए। पहला पार्ट कर लिया, पहले से लेकर 6 तक कर लिया, जिसमें हम लोगों ने कहा यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस कर लिया, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यू और एस, यानी कि यू से यूनियन, सी से सिटीजनशिप, एफ से फंडामेंटल राइट, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली, डी से हो गया डीपीएसपी, फ्रॉम से हो गया फंडामेंटल राइट, यू से हो गया यूनियन, और एस से हो गया स्टेट। तो यानी कि ये अब हमारे गलत नहीं होने वाले। फिर हम लोगों ने पार्ट पढ़ा 9, यानी कि पी से 9 याद किया, 9 ने 9 भी पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पार्ट 15 जो कि था इलेक्शंस के लिए। फिर हम लोगों ने पढ़ा स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग सर्टेन क्लासेस यानी कि 16। फिर हमने पढ़ा 17 यानी कि लैंग्वेजेस, फिर 18 इमरजेंसी प्रोविजंस, और 20 अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम लोगों को 22 में से ऑलमोस्ट 10 पार्ट्स हैं जो हम लोगों ने ऑलमोस्ट याद किए, 10 या 11 पार्ट्स। इसके अलावा हमारे एग्जाम में आता नहीं है, और आएगा भी तो मैच द फॉलोइंग में आएगा। आप आराम से मैच कर लोगे, ये गारंटी मैं देता हूं, ठीक है, उसके बाहर कुछ भी नहीं। चल, नेक्स्ट इज शेड्यूल्स। क्या है, शेड्यूल्स। अब होते क्या है भैया शेड्यूल्स, पहले ये बता दीजिए सर। शेड्यूल्स को बेटा हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अनुसूची। क्या बोलते हैं, अनुसूची। अनुसूची का मतलब एक तरीके से लिस्ट है। क्या है, लिस्ट है। तो हमने क्या कहा कि हम लोग एक सर्टेन टाइप के सब्जेक्ट्स को
सर्टेन टाइप के सब्जेक्ट्स को अलग अलग लिस्ट में लिख देते हैं, अलग अलग लिस्ट में हम लोग एक सर्टेन टाइप के सब्जेक्ट्स को लिख देते हैं। जैसे हमने कहा कि लैंड रिफॉर्म जो है, लैंड रिलेटेड जितने भी रिफॉर्म्स है वो एक जगह लिखे होने चाहिए, एक शेड्यूल में लिखे होने चाहिए। ठीक है, हमने कहा कि जो ओथ है, कैसे ओथ सबकी अपनी अपनी ओथ है भैया, शपथ लेते हैं ना, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं अपने जानने अनजाने में, अपने संज्ञान में आए हुए कोई भी कार्य को या कोई भी चीज को जनता में नहीं बताऊंगा या कॉन्फिडेंशियल रखूंगा, ये सब ओथ लेते हैं। ठीक है, सैलरीज क्या होती हैं, ठीक है, तो ये एक जगह सारी लिखी हुई, तो ऐसे कई सारी लिस्ट हैं, तो इसी को हम लोग शेड्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेड्यूल्स। तो हम लोग ने ये पढ़ा था कि जब शुरुआत हुई थी तो कितने शेड्यूल्स हुआ करते थे? 8 शेड्यूल्स हुआ करते थे। कितने शेड्यूल्स थे? और आज ही कितने हो गए हैं? 12 शेड्यूल्स हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 8 से 12। तो सबसे पहले हमको ये पढ़ना है कि 8 कौन कौन से थे, फिर हमको ये देखने जो 4 इंक्रीज किए वो कौन कौन से इंक्रीज किए, कब कब इंक्रीज किया और उनमें क्या क्या है। और क्वेश्चन जैसे पार्ट्स में आता है वैसे ही शेड्यूल में भी आता है। ठीक है, इससे रिलेटेड, शेड्यूल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इसमें डाटा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, फर्स्ट शेड्यूल आता है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? नेम ऑफ स्टेट्स, स्टेट के नाम क्या है, नेम ऑफ स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, यानी कि कितना एरिया किस स्टेट के अंडर आ रहा है, उसकी बाउंड्रीज क्या है, ये सारी बातें किस में ऐड होती हैं? हमारे फर्स्ट शेड्यूल में ऐड होती हैं। किस में होती हैं? फर्स्ट शेड्यूल में ऐड होती हैं। ठीक है, इसकी भी अभी एक ट्रिक बताऊंगा। सेकेंड शेड्यूल, सैलरीज अलाउंसेस प्रिविलेजेस ऑफ पोस्ट, यानी कि सेकंड में क्या है? सैलरी कितनी मिलेगी, पहले में हमने डिसाइड कर लिया बाउंड्रीज क्या होंगी, जुरिसडिक्शन क्या होगा। सेकंड में हमने बोला भैया पैसे की बात कर लो, यानी कि सैलरीज कितने मिलेंगी, प्रिविलेजेस कितने मिलेंगे पोस्टों के लिए, अलाउंसेस क्या मिलेंगे। तो दैट इज का सेकंड शेड्यूल में हमारे क्या है? सैलरीज है। क्या है? सैलरी। तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है। ठीक है, तो सैलरीज हो गई। थर्ड शेड्यूल, तीसरे शेड्यूल में क्या दे रखा है? हमसे कह रहा ओथ ऑफ मिनिस्टर्स एंड अदर पोस्ट, यानी कि मिनिस्टर्स कौन सी ओथ लेंगे और अदर पोस्ट जो है वो इसमें मेंशन्ड है। ये ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंट की जो ओथ है वो इसमें मेंशन नहीं होती है, बाकी सारे पोस्ट की मेंशन है इसमें, बट प्रेसिडेंट की इसमें मेंशन नहीं होती है। किसमें? थर्ड शेड्यूल में प्रेसिडेंट की ओथ मेंशन नहीं होती है, ध्यान रखना। ठीक है, ये एक्सेप्शन एक हमारे में आता है, बाकी सबकी ओथ इसी में मेंशन। फोर्थ शेड्यूल क्या कहता है? फोर्थ कहता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू स्टेट्स एंड यूटी। अब जैसे लोकसभा में क्या होता है? लोकसभा के जनरल इलेक्शंस होते हैं, यानी कि हम और आप पार्ट लेते हैं, मतलब आप तो शायद अगर 18 से नीचे होंगे तो नहीं पार्ट लेंगे, लेकिन मैं पार्ट लेता हूं, तो मैं और मेरे जैसे जो भी 18 के ऊपर हैं वो सारे पार्ट लेते हैं। वो लोकसभा के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। किसके? लोकसभा के। राज्यसभा के इलेक्शन में नॉर्मल आदमी पार्ट नहीं लेता है, इसमें एमएलए वगैरह होते हैं, एमएलए एक्सेट्रा। ठीक है, ये इसमें पार्ट लेते हैं राज्यसभा के इलेक्शंस में। तो राज्यसभा के इलेक्शंस जो है वो एक बार लिख लीजिएगा आप लोग भी, इनडायरेक्ट इलेक्शंस है। ठीक है, और इसकी जो सीट्स का एलोकेशन है, यानी कि हर राज्य में अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स इसमें दी गई हैं, अलॉट की गई हैं। तो राज्यसभा की जो सीट्स हैं वो पॉपुलेशन के बेसिस पर दी जाती हैं। ठीक है, हर राज्य में, जिस राज्य में ज्यादा पॉपुलेशन होगी उस राज्य में सबसे ज्यादा सीट। जैसे मैक्सिमम पॉपुलेशन किस राज्य की है आप बताएंगे मुझे? मैक्सिमम पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस आप बताएंगे कौन से राज्य की है, कौन से स्टेट की है मैक्सिमम। बहुत आसान है यार, लेकिन स्टिल बताना। ठीक है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा पहले शेड्यूल में स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, दूसरे में हम लोगों ने पढ़ा सैलरी एंड अलाउंसेस, तीसरे में हम लोगों ने पढ़ा ओथ, चौथे में हम लोगों ने पढ़ा एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट पे आते हैं, फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ कहता है प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, यानी कि ऐसे प्रोविजन जो शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो जो प्रावधान है, ऐसे प्रोविजंस जो हैं, ऐसे प्रावधान जो हैं वो किसमें मेंशन है? शेड्यूल 5 में मेंशन है। किसमें मेंशन है? शेड्यूल 5 में मेंशन है। ऐसे प्रोविजन जो शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हैं वो किसमें मेंशन है? फिफ्थ शेड्यूल में। फिर आता है सिमिलर काइंड ऑफ फिफ्थ शेड्यूल से सिक्स्थ शेड्यूल आता है, जैसे प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से।
शेड्यूल 6 ये कहता है कि ये 4 राज्यों का वर्णन कहता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, जहां पे ट्राइब्स ज्यादा हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि इसमें एमएटीएम याद कर लो, मातम। ठीक है, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये क्या होगा, ये चारों जो हैं वो 6th शेड्यूल में दिए हुए हैं, यानी कि इनके ट्राइबल एरियाज की बात की गई है। तो हमारे में क्वेश्चन सिंपल आ सकता है कि इनमें से कौन सा राज्य जो है वो मेंशन्ड है 6th शेड्यूल के अंडर, या ये पूछा सकता है कौन सा राज्य इनमें से मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, तो ये 5th शेड्यूल मैंने इसीलिए एक ही स्लाइड में इनको रख रखा है ताकि ये एक जैसे लगे, एक में ट्राइबल एरियाज का शेड्यूल एरियाज का, दूसरे में ट्राइबल एरियाज ऑफ मातम, मिजोरम, आसाम, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, 7th शेड्यूल क्या है, 7th शेड्यूल है, ये रहा 7th शेड्यूल। ठीक है, अब इसमें 3 लिस्टें हैं, क्या है, लिस्ट है। अब होता क्या है, देखो जैसे इंडिया में स्ट्रक्चर है, देखो देखना समझना बात, 3 लेवल का स्ट्रक्चर है। यूनियन पहले 2 ही का था, फिर आफ्टर आई वुड से 1993 एक तरीके से मान के चलेंगे आप। ठीक है, 1993 के बाद जो है वो हमारा एक तरीके से तीसरे लेवल की गवर्नमेंट को मान्यता मिल गई थी, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हमारे यहाँ मान्यता मिल गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी हम लोग 2 लेवल की गवर्नमेंट की बात करते हैं, यानी कि एक यूनियन लेवल की, सेंट्रल लेवल की, एक स्टेट लेवल की बच्चा। ठीक, यूनियन यानी कि मोदी जी वाली, स्टेट यानी कि योगी जी वाली। अब ये जो यूनियन लेवल की गवर्नमेंट है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इनके अंडर आते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इनके अंडर आते हैं, यानी कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें योगी जी का काबू है, और जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मोदी जी का काबू है, और कुछ ऐसे विषय हैं जिन पे दोनों का काबू है, यानी कि स्टेट का भी काबू है और यूनियन का भी काबू है। ऐसी लिस्ट जिस पर ऐसे सब्जेक्ट्स जिन पर दोनों का काबू है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसमें केवल केंद्र का काबू है, और कुछ ऐसे जिस पर केवल स्टेट का अधिकार चलता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो लिस्ट है वो कहां मेंशन है, वो 7th शेड्यूल में हमारे मेंशन की गई हैं। तो ऐसे 97 सब्जेक्ट्स हैं जो यूनियन लिस्ट में हैं, ऐसे 66 सब्जेक्ट हैं, ये भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, कभी किसी को उठा के किसमें डाल दिया जाता है। अब कैसे किसमें कौन सा डाला जा सकता है, इसकी कैसे डाला जा सकता है, इसकी बात बाद में करेंगे। फिलहाल ये है कि इधर से उधर किए जा सकते हैं। यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट है, स्टेट में 66 और कॉन्करेंट में 47। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, वो लिस्ट जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों ही बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर कुछ क्लैश होता है, यानी कि ऐसे समझिए ऐसे स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया कि इसमें 10 साल की सजा होगी, और यूनियन गवर्नमेंट ने कानून बना दिया कि इसमें 15 साल की सजा होगी, तो यूनियन गवर्नमेंट का माना जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का माना नहीं जाएगा। यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के लॉ प्रिवेल करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लॉ प्रिवेल नहीं करते हैं, जहां पर क्लैश हो जाता है। कॉन्करेंट लिस्ट में क्लैश होगा क्योंकि यूनियन और स्टेट वाले में तो होगा नहीं, तो कॉन्करेंट में यह होता है कि जिसमें क्लैश होगा उसमें यूनियन को वो मिला जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी, या क्या कह सकते हैं, प्रेफरेंस दी जाएगी एज कंपेयर टू स्टेट के लॉ में। तब यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स कौन से हैं बच्चे, डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, करेंसी। अब डिफेंस में क्या यूपी समझौता कर सकता है क्या किसी कंट्री के साथ कि भैया हमारे स्टेट की रक्षा आप करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्यों, क्योंकि इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो देखती है इंडिया के डिफेंस को। फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन के साथ किसके साथ नीति रखनी है, क्या मोदी जी ममता बनर्जी से पूछने जाते हैं क्या कि फलाने कंट्री के साथ संबंध सही रखें, या इसके साथ हम लोगों को ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही कनाडा के साथ, तो क्या पंजाब से पूछेंगे जाकर कि आपके यहाँ से तो बहुत लोग जाते हैं, आप बताइए। तो ऐसा नहीं होता, मतलब पूछ सकते हैं, राय ले सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, ये उनका विषय है, वो अपनी मर्जी ले मर्जी ना ले। ठीक है, फिर करेंसी, क्या हम ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की अभी हम लोग प्राण प्रतिष्ठा हुई तो लोग कह रहे थे कि 500 के नोट पर श्री राम जी का चित्र होना चाहिए, तो क्या यूपी वाले ऐसा कर सकते हैं कि हम अपनी एक करेंसी चलाएं जिसमें राम जी का चित्र हो और पीछे वो हो, क्या बोलते हैं, राम मंदिर बना हो? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि करेंसी भी जो है वो यूनियन गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। अब करेंसी क्या, जैसे हम लोगों ने देखा था
डिमोनेटाइजेशन हुआ था। डिमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी जिसको हम लोग कहते हैं। तो उसमें क्या हो गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्शन लिया था, यानी कि करेंसी ये आज से ये नोट जो है वो सब पेपर हो जाएंगे, नई करेंसी आएगी। तो वो किसने किया था, दैट वाज डन बाय द यूनियन गवर्नमेंट। सिटीजनशिप, किसको सिटीजनशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, अच्छा इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह के अलग अलग सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। ठीक है, आप यूपी के हैं, आप डोमिसाइल बना सकता है कि मैं यूपी का रहने वाला हूं, लेकिन ये नहीं कि यूपी का एक अलग सिटीजनशिप कार्ड बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप पंजाब के रहने वाले हैं, आप तमिलनाडु के रहने वाले हैं, आप आसाम के रहने वाले हैं, तो आप भारतीय हैं, आप इंडियन हैं, पासपोर्ट पे आपका रिपब्लिक ऑफ इंडिया ही लिख के आएगा। ठीक है, फिर आता है स्टेट गवर्नमेंट। क्या आता है, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर क्या है, पुलिस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, पुलिस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लोकल गवर्नमेंट, यानी कि अभी हम लोग बात कर रहे थे 1993 से पहले हमारे पास तीसरे लेवल की गवर्नमेंट नहीं थी, यानी कि यूनियन, स्टेट और पंचायत या म्यूनिसपैलिटी मान लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले लीगलाइज फॉर्म में नहीं थी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा इसको नहीं मिला हुआ था। ठीक है, और राज्यों में चल रही थी, लोगों ने अलग अलग, आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसने ऐसा इंप्लीमेंट किया था इसको, बट ऐसा नहीं था कि सबके यहां होना कंपलसरी था। अब ये कंपलसरी ऑलमोस्ट हो गया है सबके यहां होना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पुलिस, लोकल गवर्नमेंट, हॉस्पिटल, लिकर, दारू बदनाम कर दी, नाम करती। ठीक है, ये जो है वो भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है। हेल्थ उसके अंडर है, सैनिटेशन उसके अंडर है। ठीक है, ये किसके अंडर है, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, फॉरेस्ट, पॉल्यूशन कंट्रोल एक्सेट्रा, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर आती हैं। फॉरेस्ट, पॉल्यूशन कंट्रोल, अब जैसे एग्रीकल्चर है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी आता है। अभी आपने देखा होगा फार्म बिल्स बनाए यूनियन गवर्नमेंट में। ठीक है, तो ये होता ही है। तो कॉन्करेंट में जिसमें दोनों लोग लॉ बना सकते हैं, यूनियन जिसमें यूनियन लिस्ट में यूनियन लॉ बना सकता है, स्टेट में स्टेट। ये यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। पुलिस का भले याद रखना, पुलिस स्टेट लिस्ट है, पुलिस के लगाम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज एट शेड्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। एट शेड्यूल कहता है टोटल इंडिया में 22 लैंग्वेज है, यानी कि 22 पार्ट हैं और 22 ही लैंग्वेज है आज की डेट में। ये ध्यान रखना, कितना आसान हो जाएगा, 22 पार्ट भी हैं और 22 लैंग्वेजेस भी हैं। पहले ओरिजिनली कितनी लैंग्वेजेस थी हमारे पास, ओरिजिनली हमारे पास कितनी लैंग्वेजेस थी, 14 ही लैंग्वेजेस हमारे पास अवेलेबल थी पहले। ठीक है, फिर बाद में हम लोगों ने 21, 71 और 92, 21, 71 और 92, इन तीनों अमेंडमेंट के थ्रू हम लोगों ने और लैंग्वेजेस को ऐड किया। क्या किया, और लैंग्वेजेस को ऐड किया। 21st अमेंडमेंट में हम लोगों ने कौन सी, सिंधी ऐड करी थी। ठीक है, 92nd में हम लोगों ने कौन सी करी थी, बीडीएसएम करी थी। बीडीएसएम करने की मतलब करने की नहीं है, क्या है, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। ठीक है, ये चार हो गए, चार एक पांच हो गई। ठीक है, ये हमारे में करी थी। अच्छा ये बताओ, इसमें एक तो नेपाली करी थी, बाकी अब आप बताएंगे, मैं नहीं बता रहा। 71st में और कौन कौन सी करी गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 71st अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 73rd और 74th ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स की एक अलग से क्लास ले लेंगे हम लोग, टेंशन नहीं। 9th शेड्यूल, अच्छा अब ये देखो, यहां तक तो काम चंगा भाई। क्यों काम चंगा, हम लोगों ने पढ़ा था शुरुआत में कि 8 शेड्यूल तो इनैक्टमेंट के टाइम ही थे। जब इनैक्टमेंट हो रहा था तो 8 शेड्यूल तो तभी थे। तो यानी कि अब जो 4 शेड्यूल बचे हैं वो डाले गए हैं, बाद में ऐड किए गए हैं, जिसमें पहला शेड्यूल आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं 9th शेड्यूल, इंक्लूडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट इन ईयर 1951। देखो भैया, 1950 में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया या इनैक्ट किया, और 1951 में पहला अमेंडमेंट के थ्रू हमको क्या डालना पड़ गया, 9th शेड्यूल को डालना पड़ गया। 9th शेड्यूल जो है वो लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर है, यानी कि भूमि के जो चेंजेस हैं उसके ऊपर है लैंड रिफॉर्म्स हमारे। सॉरी 9th शेड्यूल हमारा, जिसके अंदर क्या है, लैंड रिफॉर्म्स है। लैंड से रिलेटेड जितने भी चेंजेस किए जाएंगे वो सब किसमें है, शेड्यूल 9 के अंदर ही आते हैं। इंक्लूडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट इन द ईयर 1951 फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। एक्चुअली अब जब लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तब इसके पीछे की मैं स्टोरी बताऊंगा, ध्यान रखना 9 शेड्यूल वाली। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर रोक दो, बस ये याद रखो लैंड रिफॉर्म जो है वो किसमें इंक्लूडेड है, 9 शेड्यूल में इंक्लूडेड है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इसमें बोला गया है, ये लाइन लिखी है कि सुप्रीम कोर्ट जो है
वो कहता है कि इन 2007 रूल दैट द लॉ इंक्लूडेड इन इट आर ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू। अब इसका क्या मसला है पूरा, ये मसला हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। इसके नेक्स्ट वाला लेक्चर जरूर देखिएगा। जो बच्चे नए आए हैं वो लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। इसी तरीके से हम लोग एग्जाम्स को कवर करेंगे जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में ये कहा कि ये जुडिशियल रिव्यू में आता है। अब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, क्यों ऐसा कहा, ये सारी बातें हम लोग उस लेक्चर में करेंगे। 10th शेड्यूल क्या कहता है, कहता है प्रोविजन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफ्लेक्शन, यानी कि कोई एक पार्टी का है वो दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लेता है जीतने के बाद, वन यानी कि इलेक्शन जीतने के बाद, तो हम लोग क्या कहते हैं, तो गलत हो गया, तो हम लोग इसको कहते हैं कि ये गलत हुआ। जब हम लोग पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे कि होता क्या है मामला। कोई बीजेपी में था, गड़बड़ी करके, गड़बड़ी या मतलब इलेक्शन जीतने के बाद कांग्रेस में भाग गया। वैसे तो आजकल ये होता नहीं है, उल्टा होता है, कांग्रेस से बीजेपी में भागते हैं लोग, लेकिन अगर इलेक्शन जीतने के बाद वो ऐसा करता है तो उस वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ऐसा कहता है 10th शेड्यूल। और ये अमेंडमेंट है 52nd अमेंडमेंट के थ्रू आता है। किसके, 52nd अमेंडमेंट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, 52nd अमेंडमेंट के थ्रू। फिर आता है 11th शेड्यूल जो कहता है पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, और इसी का छोटा भाई जिसको हम लोग कहते हैं 12th शेड्यूल, जिसको कहते हैं पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। ये किसमें है, ये अमेंडमेंट 73rd, ये अमेंडमेंट 74th। अब ये बात ध्यान रखना कि क्योंकि 4 नए शेड्यूल ऐड किए गए हैं तो 4 नए अमेंडमेंट भी होंगे। तो हमारा जो शेड्यूल 9 है वो अमेंडमेंट फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू है, शेड्यूल 10 जो है वो 52nd अमेंडमेंट के थ्रू है, शेड्यूल 11 जो है हमारा वो 73rd अमेंडमेंट के थ्रू है, और शेड्यूल 12 जो है हमारा वो 74th अमेंडमेंट के थ्रू है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। बाकी अमेंडमेंट बहुत सारे हैं, वो हम लोग एक स्पेशल क्लास लेंगे जिसमें अमेंडमेंट्स ही पढ़ेंगे सारे, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा आता है। तो आई होप कि एक ट्रिक के लिए आप तैयार हैं, जो कि 12वें शेड्यूल के लिए। कुछ भी छोड़ना, ये मत छोड़ना बाबू। जिस ट्रिक का नाम है, बहुत पुरानी ट्रिक है, मुझे लगता है कि आप सबको ये ट्रिक पता होगी, लेकिन जो बच्चे नए हैं वो ये जान लें, ठीक है। पहला आता है टी से टेरिटरी, ई से इमोल्यूमेंट, ए से एफर्मेशन, आर से राज्यसभा, आर एस मतलब राज्यसभा है बेटा, कुछ और मत समझ लेना, एस से शेड्यूल्ड एरियाज, ओ से अदर बैकवर्ड एरियाज, एफ से फेडरल लिस्ट, ओ से बताओ ऑफिशियल लैंग्वेज, एल से लैंड रिफॉर्म, डी से डिफ्लेक्शन लॉ, पी से पंचायत, और एम से म्यूनिसिपैलिटी। यानी कि देखो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टी से टी 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 लेटर है और 12 ही शेड्यूल है। टी फॉर टेरिटरी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम इस ट्रिक का नाम है, पुराने प्रधानमंत्री के आंसू, यानी कि माननीय मनमोहन जी के आंसू, ठीक। टी से हो गया टेरिटरी, ई से हो गया एमोल्यूमेंट, ए से हो गया अफर्मेशन, आर से हो गया राज्यसभा, एस से हो गया शेड्यूल्ड एरियाज, ओ से अदर बैकवर्ड एरियाज, एफ से फेडरल लिस्ट, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, एल से लैंड रिफॉर्म, डी से डिफेक्शन, और पी से पंचायत, और एम से म्युनिसिपैलिटी। अब आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से भी कॉपी में लिखना, ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट लेके बाद फोन में पड़ा रहा है उसकी फोटो की तरह। किसकी फोटो की तरह, समझ तो गए हुई हो, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर सारे जो पार्ट्स थे, वो शेड्यूल्स थे जो कि इंपॉर्टेंट थे, वो हम लोगों ने सारे पढ़ लिए। ये जो 4 शेड्यूल की 4 कहानियां हैं, इनको हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट से आगे जो भी लेक्चर्स होंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप कि यहां तक ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब पहले क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे, विच शेड्यूल इंक्लूडेड एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा, किस शेड्यूल में राज्यसभा की सीटों का वर्णन किया गया है, 5 में, 5 में, सॉरी 5 में, 4 में, 7 में या 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ऐसे लिख के आंसर दीजिएगा, 1 का 1 है क्या,
1 का 2 का 4 है क्या, इस तरीके से आप कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए। ठीक है। विच शेड्यूल वॉज इंडक्टेड टू प्रोटेक्ट लॉ फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, कौन सा शेड्यूल लगाया गया था लॉज को जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए। तो जुडिशियल रिव्यू से बचाने की कहानी अभी आपको नहीं बताई, लेकिन जुडिशियल रिव्यू का वर्णन किसमें आया था वो आपको कहीं ना कहीं याद होगा। शेड्यूल 10th वॉज इंक्लूडेड बाय विच अमेंडमेंट, अभी बताया मैंने, आप प्लीज ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, इसका आंसर तो सबका मेरे को चाहिए ही। कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताइएगा, याद रहेगा, इसी से याद होगा हमको। नेक्स्ट इज फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू 74th अमेंडमेंट, पंचायत की पावर, म्युनिसिपैलिटी की पावर, एंटी डिफेक्शन लॉ, एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा। आप यही बताएंगे मुझे कि इनमें से कौन सा जो है वो 74th अमेंडमेंट के थ्रू किया जाता है। और कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, इन 6th शेड्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड है, ध्यान रखना कौन सा शेड्यूल नॉट इंक्लूड, पता लगा मिजोरम देख के भाग से आंसर लगा दो ना, नॉट इंक्लूडेड पूछा गया है। आप इन पांचों ही क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि दो पांचों वैसे ही क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आते जरूर हैं। तो आई होप आपके यहां तक पार्ट्स एंड शेड्यूल रट गए होंगे, याद हो गए होंगे, और अच्छी तरीके से आप जब भी कोई मैच द फॉलोइंग या इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे आप आराम से इनको बना लेंगे। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी की श्रृंखला में नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ने वाले हैं, जरूर देखिएगा वो लेक्चर, क्योंकि हमेशा फंडामेंटल राइट से तो क्वेश्चन आता ही आता है हर छोटे बड़े एग्जाम में, स्पेशली डिफेंस वालों में तो जरूर ही ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपके जब कोई भी वीडियो अपलोड हो वो आपके घंटी बजा के आपको जरूर बता दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। ये थोड़ा सावधान इंडिया से लिया है मैंने। तो स्वस्थ रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।